सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है रिज्यूम राइटिंग से। सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उठा लो कंसंट्रेशन बड़ा बनी रहेगी। अब मैं यहाँ पे बात करूँ रिज्यूम राइटिंग के बारे में। आप सभी ये जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका रिज्यूम, कि वो आपका परिचय सामने वालों को देता है। आपको जो कोई नहीं जानता था वो रिज्यूम से आपको देखता है, लेकिन हमारे जबलपुर में सबसे गलत तरीके से रिज्यूम्स लिखे जाते हैं। एक्चुअली हमें ये नहीं पता कि रिज्यूम लिखे कितने प्रकार के जाते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको ये बता रहा हूँ कि रिज्यूम कितने प्रकार के लिखे जाते हैं और रिज्यूम में क्या क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कम से कम नॉर्मल भी अगर आप जबलपुर में भी कहीं पे अगर आवेदन करते तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो लिखो टाइप ऑफ रिज्यूम, कितने प्रकार के रिज्यूम होते हैं पहले मैं आपको ये बता दूं, फिर कुछ प्रिकॉशन बता दे रहा हूँ जो थोड़ा रिज्यूम में ध्यान रखिएगा। पहला लिखिएगा क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट। क्रोनोलॉजिकल CHRO क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट। अब क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में पहले इसका मीनिंग आपको बता दे रहा हूं कि ये रिज्यूम आप कब लिखेंगे और ये है क्या। लिखिएगा यह रिज्यूम न्यू कमर्स के द्वारा यूज किया जाता है। दिस रिज्यूम इज यूज्ड बाय न्यू कमर्स, जो ज्यादातर एम्प्लॉयर डिमांड करते हैं, विच इज डिमांडेड बाय मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। न्यू कमर्स जो ज्यादातर एम्प्लॉयर डिमांड करते हैं, विच इज डिमांडेड बाय मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। कहां से छूट गया तुम्हारा? न्यू कमर्स which is used by most of the employers। अब ध्यान रखिएगा, आप में से कई लोग फ्रेशर्स है, न्यू कमर्स है, तो जो लोग फ्रेशर्स या न्यू कमर्स है ध्यान रखिएगा, हाँ एम्प्लॉयर्स, मोस्टली यूज्ड बाय एम्प्लॉयर्स। अब मैं आपको क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें करना क्या होता है। देखो, जब आप नए नौसिखी आप कहते पहली बार आपने काम करना चालू किया तो आपको अर्जेंट जॉब की जब जरूरत पड़ती है तो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम्स हम लोग बनाते हैं। और क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम से में क्या क्या हम शामिल करते हैं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। नंबर पहला लिखिएगा ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि हमने ये रिज्यूम क्यों बनाया। दूसरा लिखिएगा समरी। समरी में फिर क्या करता है, आप अपने बारे में बताते हैं, अपना नाम, माँ बाप का नाम, क्या किया। तीसरा लिखेंगे एक्सपीरियंस। थर्ड हमेशा आपको क्या करना होता है, अपने अनुभव बताना पड़ता है क्रोनोलॉजिकल। चौथा लिखेंगे एजुकेशन। एजुकेशन हमेशा ध्यान रखना एक्सपीरियंस के बाद ही आता है एजुकेशन, क्योंकि सामने वाला पढ़ाई से ज्यादा क्या एक्सपीरियंस को देखता है, अनुभव देखता है। और पांचवा रेफरेंस। पांचवा लिखेंगे रेफरेंस, ठीक है। तो नॉर्मल रिज्यूम जो बना रहे हो सबसे पहले आप क्या करो, अगर आप न्यू कमर हो, फ्रेशर हो तो क्या करो, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखो कि रिज्यूम क्या है, क्यों बनाया, सीवी क्यों बनाया, रिज्यूम क्यों बनाया। फिर थोड़ा समरी अपने बारे में, आपका नाम, माँ बाप का नाम, कहाँ रहते हो, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, वो सब आप लिखेंगे। तीसरा एक्सपीरियंस पे डाल देना, कितने का जगह काम किया वो डालना। चौथा क्या डालना, एजुकेशन, क्या क्या आपने एजुकेशन लिया। और एजुकेशन का क्रम हमेशा क्या होता है, एजुकेशन का क्रम हमेशा ध्यान रखना लार्जर टू स्मॉलर होता है, ठीक है। पहले MCA, फिर BCA, उसके बाद 12th, फिर 10th, उसके बाद फिर नीचे, या अगर PhD है तो सबसे पहले PhD। हमेशा ध्यान रखना हायर से लोअर में जाना। हम लोग जबलपुर में लोअर से आ जाते, 10th में 80% थे, 12th में 68 हो गए, ग्रेजुएशन में 54, ठीक है, मास्टर्स में 48। सामने वाला कहेगा कोई मतलब का नहीं है, क्या सामने वाला मास्टर्स पहले देखना चाहता है। हमेशा वो क्या चाहता है कि पहले ये देखता है कि मास्टर्स पर्सन कितना था, फिर ग्रेजुएट देखना था, फिर 12th देखना, फिर 10th तो कभी कभी देखता, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखिएगा फंक्शनल फॉर्मेट। रिज्यूम का दूसरा फॉर्मेट आप लिखिएगा फंक्शनल फॉर्मेट। रेफरेंस में जहां से आपने इसको देखा था, जॉब के बारे में देखा हुआ है, किसी ने आपको रेफरेंस दिया, या आपने दैनिक भास्कर में देखा, आपने टीवी में देखा, पत्रिका में देखा, ठीक है, किसी वेबसाइट में देखा, तो रेफर आपको करना पड़ता है। किसी ने आपको रेफर कर दिया कि आप जाके मिल लो, तो रेफरेंस हमको इस वाले में देना पड़ता है। कहां से पता चला आपको कि हमारे यहाँ नौकरी है, ठीक है। दूसरा लिखिएगा फंक्शनल फॉर्मेट। सेकंड आपका रहेगा फंक्शनल फॉर्मेट, और फंक्शनल फॉर्मेट भी लिखिएगा यह उन एम्प्लॉयज के द्वारा यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड बाय दोज एम्प्लॉयज जो लाइन को चेंज करना चाहते हैं, हु वांट टू चेंजेस देयर लाइन, हु वांट्स टू चेंज देयर लाइन, जो लाइन को चेंज करना चाहते हैं।
या कैरियर को चेंज करना चाहते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। अब ध्यान रखना, बहुत साल अगर आपने किसी संस्था में काम कर लिया, उसके बाद फिर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग चेंज करने का सोचते हैं। चेंज करने का मतलब कैरियर ही बदलना सोचते हैं, ठीक है। कोई टीचिंग से डेवलपमेंट में चला जाता है, कोई डेवलपमेंट से मार्केटिंग में चला गया, कोई मार्केटिंग से कहाँ चला गया, फाइनेंस में चला गया। लाइन चेंज होता है, कैरियर चेंज करते हो तो बहुत ध्यान से देखिएगा। जब कैरियर चेंज करने की बात आती है ना, तो कैरियर चेंज में कभी क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम ना बने। क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम जो होता है वो न्यू कमर्स के लिए। जब आप कैरियर चेंज करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पुराना एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं होता, ये भी आप ध्यान रखते हैं। तो पुराना एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता तो क्या काउंट होता है, मैं ये आपको पॉइंट बता रहा हूं। नंबर पहला आप लिखना ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले आप क्या लिखो, इसमें भी ऑब्जेक्टिव डालो, क्यों आप रिज्यूम दे रहे हो। दूसरा लिखिएगा ऑन अकम्पलिशमेंट या अवार्ड्स एंड ऑनर्स, अकम्पलिशमेंट या अवार्ड्स और ऑनर्स। सेकेंड आपको ध्यान रखना है, लाइन चेंज करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपको ये बताना पड़ता है कि आपके अवार्ड्स कितने आपको मिले, अकम्पलिशमेंट कितना किया, ऑनर आपको कितने मिले, ठीक है। इसमें ऐड करना पड़ता है क्योंकि आप लाइन चेंज कर, ठीक है। अब सामने वाला इससे पहले कि ये पूछे कि भैया तुम इतने साल मार्केटिंग की, आप कंप्यूटर में काय को आ रहे हो, डेवलपमेंट में काय को आ रहे हो, पूछते हैं ना। तो अकम्पलिशमेंट आप दिखा दो, सर मैंने ये अचीव किया, और अकम्पलिशमेंट भी किस चीज का ज्यादा दिखाओ, जिस लाइन में जाना चाहते हो, ठीक है। जैसे डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो डेवलपमेंट की अकम्पलिशमेंट बताओ, मैंने ये वेबसाइट बनाया, ये ऐप बनाया, ऐसा किया वैसा किया। तो सामने वाला के बारे में इससे तो इस लाइन में काम किया है, भले मार्केटिंग वाला, तो इसको मौका मिलना चाहिए। तो अकम्पलिशमेंट, अवार्ड, ऑनर्स खूब दिखाना कि लाइन चेंज हो रहा, आपको ध्यान रखिएगा। तीसरा लिखिएगा कैपेबिलिटीज। एक चीज आपको और ऐड करना पड़ेगा, कैपेबिलिटी, यानी कि क्षमताएं बतानी पड़ेगी कि मैं क्या कर सकता हूं या कर सकती हूं। कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक आईटी का एक रेज्यूम का ये फॉर्मेट में आपको एक बता रहा हूं। जब कोई बंदा दूसरी लाइन से आईटी लाइन में आता है तो वो बंदा अकम्पलिशमेंट में क्या लिखता है, आई हैव डन पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर 6 months फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, I have done .NET programming, I have done advanced Excel classes, I have done Tally classes। वो पूरा अकम्पलिशमेंट लिखता है कि मैंने ये चीजों की क्लासेस किया मैंने, ठीक है। और इसमें मुझे बेस्ट अवार्ड मिला, मुझे कि बेस्ट जो एग्जाम हुए तो उसमें मुझे बेस्ट एग्जाम का अवार्ड मिला, बेस्ट पाइथन प्रोग्राम अवार्ड मिला, मैंने रोबोट्स भी बना डाले। तो एक तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहा अकम्पलिशमेंट में। और जब कैपेबिलिटी में जाते हैं तो कैपेबिलिटी में वो फिर अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को बताता है कि मैं पाइथन में रोबोट्स बनाना जानता हूँ, मैं जावा में ऐप डेवलप करना जानता हूँ, मैंने क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम्स भी लिखे हुए, मैंने नेटवर्किंग कोड्स भी लिखे हुए। तो कैपेबिलिटी में वो क्या करता है, शक्ति बताता है, क्षमता बताता है। क्योंकि अकम्पलिशमेंट और कैपेबिलिटी में ताकत होना तो कैरियर चेंज होने पर भी अच्छी पैसा सैलरी मिल जाता है। तो कैरियर चेंज होने पर आप जानते हो क्या होता है और क्या किया जाता है, आपको डाउन करेंगे ना। सिविल से इंजीनियरिंग मैकेनिकल में होंगे तो भाई आपकी इज्जत होने रहेगी, क्योंकि सिविल में आपकी इतने साल का एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट है आपने कैपेबिलिटी के बाद लिखिएगा चौथा एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। इसके बाद आपको क्या करना होता है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आपको बतानी होती है। आपने कहाँ कहाँ काम किया ये तो पूरा बताना पड़ेगा। इसको हम एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, ये एक्सपीरियंस भी अपना है, क्या काम किया, क्यों काम किया, और ध्यान रखना रीजन टू लीव भी बताना पड़ता है। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा लाइन चेंज करो तो सामने वाला पूछेगा अरे तुम अगर टाटा इंडिकॉम में थे तो यहाँ क्यों आ गए, तो बिरला सीमेंट्स में क्या करने आ रहा, टाटा इंडिकॉम में वो भी अच्छी खासी सैलरी देख रही है, पैकेज भी अच्छा था, क्यों तुमने रीजन लीव किया। तो रीजन टू लीव बताने के साथ एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आपको बतानी पड़ती है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के दौरान कभी भी ये ना बताया कि आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस किया गया। पहले पता था सर मुझे धक्के मार के निकाला गया फुल बेइज्जती के साथ, तो बोलते यहाँ से भी चलिए आप बोला तो यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ जाओ, इससे मेरे धक्का मार। रिमूव फ्रॉम सर्विस कभी मत बताइएगा, ठीक है। कभी ये मत बताइएगा कि आपके कैरेक्टर या वर्क सही ना होने के कारण आपको बाहर किया गया, क्योंकि रीजंस ये भी होते हैं, ठीक है। हमेशा जनरली रीजन यही होते हैं, हाँ ठीक है। और ये आपको मैं बता दे रहा हूँ कि काम चोरी भी रीजन है, काम ही नहीं करते थे, बैठे रहते थे, निकाल दिया, ये सब कभी काउंट ना करें। अपने आप को बहुत समझने लगे, हाँ अपने आप को बहुत समझ रहे, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखिएगा एजुकेशन। फिर इसके बाद आप एजुकेशन आएगा। एजुकेशन देखो सबसे नीचे रहता है रेज्यूमे, मतलब कितनी पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हारा एजुकेशन सबसे आखिरी में काउंट होता है। पहले तो तुम्हारी पूरी हिस्ट्री देखता है बंदा, खास करके जब आप लाइन चेंज करके आप आते हो।
और आखिरी में क्या होता है रेफरेंस, फिर रेफरेंस लास्ट में इसमें बताया था कि ये जॉब है। तो क्रोनोलॉजिकल किसके लिए, फंक्शनल फॉर्मेट किसके लिए बोला, जब आप कैरियर चेंज करते हो तब इसको यूज करना, और जब कैरियर अगर चेंज नहीं कर रहे हो तो किसको यूज करना, फंक्शनल को। अभी आप लोग क्योंकि नए नौसिखिए हो, नए हो, तो आप लोग फंक्शनल फॉर्मेट पे भी चलना, ठीक है। सॉरी क्रोनोलॉजिकल में चलना, क्रोनोलॉजिकल में चलना, यानी नॉर्मल रेज्यूम जिसको हम कहते हैं। तीसरा लिखिएगा कंबाइंड फॉर्मेट, एक फॉर्मेट कंबाइंड भी है, कंबाइंड फॉर्मेट लिखिएगा। इससे इस फॉर्मेट को वे एम्प्लॉय यूज करते हैं, दिस फॉर्मेट इज यूज्ड बाय दोज एम्प्लॉइज, इस फॉर्मेट को उन एम्प्लॉइज के द्वारा यूज किया जाता है, दिस फॉर्मेट इज यूज्ड बाय दोज एम्प्लॉइज जो कैरियर चेंज करना चाहते हैं, who want to change career, पर नए फील्ड का भी स्किल उनके पास होता है, बट इज ऑल्सो द स्किल ऑफ न्यू फील्ड, बट नए फील्ड का भी स्किल होता है, बट इज ऑल्सो द स्किल ऑफ न्यू फील्ड। ये मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं, आपको ध्यान रखना है कि खास करके महानगरों में कंबाइंड फॉर्मेट के रिज्यूम ज्यादा चलते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि हमारे जबलपुर में क्या होता है एक्चुअली, ज्यादातर तो अभी न्यू कॉमर्स होते तो क्रोनोलॉजिकल में काम चला लेते हैं, जो कैरियर चेंज करना चाहता है तो वो क्या करता है कि अपनी थोड़ी सी बढ़ाई चढ़ाई करके फंक्शनल फॉर्मेट में काम कर लेता है। महानगरों में क्या होता है, जब कैरियर चेंज करना होता है किसी को, तो वो सबसे पहले क्या करता है, उस फील्ड के बारे में अच्छा खासा वो एक्सपीरियंस लेता है, कहीं पे काम करता है, भले फ्री में काम करे। तो मैं बता दे रहा हूँ, हमारे यहाँ पे तो बैठने तक का पैसा मांग लेते हैं, तो वो लोग फ्री में काम करते हैं, क्योंकि उनको उस फील्ड में अब जाना है, उनको इस फील्ड में रहना नहीं है, तो वो क्या करते हैं 2-3 घंटे उस फील्ड में बैठकर काम करते रहते हैं। महानगरों की बात कर रहा हूँ, 8 घंटे जॉब करेंगे, शाम को 2 घंटे फ्री में काम करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, और एक्सपीरियंस जब वो ले लेते तो उसके बाद उनको बनाते हैं कंबाइंड फॉर्मेट का रेज्यूम, जिसमें वो अपने एक्सपीरियंस को क्या करते हैं, शो करते हैं कि मैंने इतना समय उस प्रोजेक्ट में बिताया हुआ। इससे क्या होता है कि आपका जब एक्सपीरियंस दिख जाता है ना, तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये भी मैं बता दूं, ठीक है। अगर मान लो कि आपने 2-4 सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिए, तो फिर कोई सवाल उठाएगा आपकी कैपेबिलिटी पे। कभी किसी ने धोनी से पूछा, कोहली से पूछा कि इतना अच्छा क्रिकेट खेल लेते हो, उनके एक्सपीरियंस बता रहे, अचीवमेंट्स बता रहे, ठीक है। और आपके पास क्योंकि अचीवमेंट, इसलिए आपसे इतनी सवालें पूछी जाती है। कंबाइंड फॉर्मेट में आपको क्या करना होता है, नंबर पहला ऑब्जेक्टिव हम लिखते हैं। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो गया नई फील्ड का, तो ये वाला रिज्यूम डालना। सबसे पहले क्या करना, ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या लिखना, समरी लिखना, और देखो इसमें समरी आ गया, ठीक है। तीसरा अकम्पलिशमेंट ऑब्लिक अवार्ड ऑब्लिक ऑनर,